पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके यहाँ पे लिखा गया है कि एक ही डाटा को एक से अधिक स्थानों पर स्टोर किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो ऐसे डाटा को डाटा रिडंडेंसी कहा जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे आपका डाटा इनकंसिस्टेंसी किसे कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा, लेकिन आपके अगले सवाल के बाद। अब चलते हैं आपके अगले सवाल पे। आपका दूसरा सवाल ये लिखा गया है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक स्थान पर संग्रहित एक समान तथा आपस में संबंधित डाटा को क्या कहा जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो ऐसे डाटा को डाटाबेस कहा जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे आपका डाटा क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग किसे कहा जाता है, साथ में आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहा जाता है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान समझिएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका डाटा किसे कहा जाता है, और जो भी सबसे पहले आता है सबसे पहले आपका डाटा ही आता है। तो सबसे पहले डाटा के बारे में समझ लेते हैं। तो जो आपका डाटा होता है, तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन जो होता है वो आपका डाटा कहलाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका डाटा होता है वो अरेंज फॉर्म में नहीं होता है। अब यहाँ पे समझेंगे आपका सूचना किसे कहा जाता है। डाटा के बाद आपका सूचना आ जाता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि डाटा को उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को समूह को सूचना कहते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे आपका ज्ञान किसे कहा जाता है। तो लिखा गया है कि सूचना पर निकाला गया निष्कर्ष ही आपका ज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे समझेंगे आपका डाटा बेस किसे कहा जाता है। तो लिखा गया है किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक स्थान पर संग्रहित एक समान तथा आपस में संबंधित डाटा को डाटाबेस कहा जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग किसे कहा जाता है। तो इनपुट को उपयोगी आउटपुट में बदलने के लिए जो गतिविधियां होती हैं या जो प्रक्रियाओं का क्रम होता है वो आपका डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। आगे लिखा गया है जो कंप्यूटर को उपयोग कर डिजिटल डाटा को व्यवस्थित करने, उसमें एडिट करने, उसे अपडेट करने, डाटा को शेयर करने तथा पुराने डाटा को डिलीट करने तथा नया डाटा को स्टोर करने का काम करता है। ये सभी काम कौन करता है, आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। एक सवाल आपका और बन जाता है, पूछा जाता है आपका डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है। तो डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके डाटा रिडंडेंसी किसे कहा जाता है। तो इसको ध्यान समझिएगा कि एक ही डाटा को एक से अधिक स्थानों पर स्टोर किया जाता है तो इसे डाटा रिडंडेंसी कहा जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे आपका डाटा इनकंसिस्टेंसी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर डाटा को अलग अलग स्थानों पर किसी एक तत्व का अलग अलग मान होना वो आपका क्या कहलाता है, डाटा इनकंसिस्टेंसी कहलाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। इन सभी पॉइंट से आपके लास्ट ईयर में सवाल बन चुके हैं और आपके आगे भी बनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल आपका लिखा गया है कि मालिकाना सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर को आपको मालिकाना सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ आपके लास्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस सीरीज को नहीं देखें, सबसे पहले जाकर उस सीरीज को कंप्लीट कर लें। तो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं आपको ये बताया था। सबसे पहले मैं चर्चा कर लेते हैं आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यह जो होता है, इसका जो कर्नेल होता है या इसका जो सोर्स कोड होता है, यह सबके लिए उपलब्ध होता है। और
कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। यानी जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो अधिकार होता है वो किसी संस्था या किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है और ना ही इसमें कोई शुल्क चुकाना पड़ता है। लेकिन जो आपका क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो कर्नेल होता है या जो इसका जो सोर्स कोड होता है, उसे आपको गुप्त रखा जाता है और उपयोगकर्ता जो होता है उसको यूज करने के लिए एक निर्धारित शुल्क चुकाना पड़ता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके एग्जाम्पल को भी ध्यान दीजिएगा। जो आपका लिनक्स होता है वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका एग्जाम्पल है, जबकि आपका जो विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, वो आपका क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मोबाइल के सॉफ्टवेयर में बात करें तो मोबाइल टेलीफोन में जो आपका गूगल का जो एंड्रॉयड ओएस होता है वो आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। लेकिन जो आपका एप्पल का जो आईफोन जो ओएस होता है वो आपका क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। तो इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल आपका लिखा गया है कि सीआरटी मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो सीआरटी मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे सीआरटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शन पे गौर करेंगे तो आपको इन सभी के बारे में बताया जा चुका है। अगर आप इस सीरीज देखे होंगे तो आपको इन सभी के बारे में जरूर याद होगा। जैसे कि आपका डॉक्टर डगलस इंजलबर्ट हैं, तो इन्होंने माउस का आविष्कार 1964 में किए थे। और यहाँ पे बाकी के ऑप्शन पे और गौर करते हैं, जैसे आपके जोसेफ वुडलैंड हैं और बर्नार्ड सिल्वर हैं, तो इन्होंने 1940 में बार कोड का आविष्कार किए थे। तो यानी बार कोड का आविष्कार 1940 में जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने मिलके किया था। लेकिन एक सवाल मैं आपको और बताया था कि बार कोड को प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? एलन हैबरमैन को जाता है। तो इन सभी के पॉइंट के बारे में इस सीरीज में बहुत ही आसानी भाषा में बताया गया है। तो सबसे पहले जाकर उस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। पांचवा सवाल आपका लिखा गया है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस कौन सा था? इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो आपका कौन सा था? कोलोसस था। तो कोलोसस के बारे में 2-3 पॉइंट और ध्यान दीजिएगा। कोलोसस का आविष्कार किसने किया था? टॉमी फॉलोअर्स ने किया था। और 21 जनरेशन का कंप्यूटर है, आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। और कब इसका रिलीज डेट था? तो दिसंबर 1943 में इसको रिलीज किया गया था। अब यहाँ पे पाक्सलाइन क्या है, इडवैक क्या है, यूनिवैक क्या है, इन सभी के बारे में विस्तार चर्चा किया जा चुका है आपके इस सीरीज में। सबसे पहले जाकर आप सीरीज को कंप्लीट कर ले। अब चलते हैं अगले सवाल पे। छठवां सवाल आपका लिखा गया है कि एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डाटा के समूह को क्या कहा जाता है? इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे आपका फील्ड किसे कहा जाता है, फाइल किसे कहा जाता है, रिकॉर्ड किसे कहा जाता है, तथा कैरेक्टर और डाटा बेस क्या होता है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान समझिएगा, ये सभी डाटा रिकॉर्ड करने के विभिन्न स्तर हैं। सबसे पहले आपका आता है बिट आता है। जो बिट होता है आपका डिजिटल डाटा की सबसे छोटी मूल इकाई बिट या बाइनरी डिजिट होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिट का फुल फॉर्म क्या हो जाता है आपका? बाइनरी डिजिट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और बाइनरी डिजिट में कौन से अंक का प्रयोग होता है? तो 0 और 1 का प्रयोग होता है। आगे लिखा गया है किसी भी डिजिटल डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में बिट के रूप में भी स्टोर किया जाता है। आप समझते हैं कि कैरेक्टर किसे कहा जाता है? तो लिखा गया है कि 8 बिट या 1 बाइट किसी एक कैरेक्टर को निरूपित करते हैं। यानी कैरेक्टर आपका वह छोटी इकाई है या मूलभूत इकाई है जिसे मनुष्य समझ सकता है। अब बात करते हैं फील्ड के बारे में, यानी फील्ड किसे कहा जाता है? तो लिखा गया है कि डेटाबेस के मूल डाटा का मान जिस स्थान पर स्टोर किए जाते हैं उन्हें
फील्ड कहा जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि रिकॉर्ड किसे कहा जाता है। तो एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डेटा के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका फाइल किसे कहा जाता है। तो आपस में संबंधित जो आपका रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, आपका फाइल कहलाता है। फाइल में प्रत्येक रिकॉर्ड एक ही फील्ड द्वारा पहचाना जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका डाटाबेस किसे कहा जाता है। तो कई संबंधित फाइलों का समूह आपका डाटाबेस कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका बिट आता है, फिर कैरेक्टर आता है, उसके बाद आपका फील्ड आता है, उसके बाद आपका रिकॉर्ड आता है, उसके बाद आपका फाइल आता है, तब लास्ट में आपका जाकर डाटाबेस आता है। तो इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके फिर से आप समझ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 7वां सवाल आपका लिखा गया है कि अभी मैं आपको बताया था, 7वां सवाल वही आपका लिखा गया है कि निम्न में से कौन डाटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। सबसे पहले आपका बिट आता है, देन बाइट आता है, उसके बाद कैरेक्टर आता है, कैरेक्टर से फिर फील्ड बनता है, उसके बाद आपका रिकॉर्ड आता है, रिकॉर्ड के बाद आपका फाइल आता है, उसके बाद आपका डाटाबेस आता है। ये सवाल आपका रिवर्स में भी पूछा जा सकता है या पूछेगा कि बड़े से छोटे के हिसाब से कैसे प्रदर्शित करता है। तो आप दोनों तरीके से आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 8वां सवाल आपका लिखा गया है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैं अभी आपको बताया था कि यह एक आपका क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट आपका हार्डवेयर दिया गया है, ये भी हार्डवेयर दिया गया है, यानी ये दोनों ऑप्शन तुरंत आपके गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इन्हीं दोनों में से आपका कोई ना कोई राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डाटाबेस को क्रिएट करना इसका तो काम है, ये है मेंटेन करना भी काम है, कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने का भी एक काम होता है आपके सॉफ्टवेयर का। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया आपका अनकंट्रोल लिखा गया है। तो यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आपका जो काम हो जाता है, डाटाबेस को क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, उसको कंट्रोल करना, और कंट्रोल को एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए आपकी जो सारी चीजें होती है उसके लिए आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल आपका ये बन के आता है कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 9वां सवाल आपका लिखा गया है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपके पेज ओरिएंटेशन है, आपके पेज को ओरिएंटेशन को दिखाते हैं कि आप पोर्ट्रेट मोड में रखना चाहते हैं या लैंडस्केप मोड में रखना चाहते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। 10वां सवाल आपका लिखा गया है किसी टेबल या रिलेशन का कॉलम क्या कहलाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो किसी टेबल या रिलेशन का जो कॉलम होता है वो एट्रीब्यूट कहलाता है। अब यहाँ पे समझेंगे आपका टेबल या रिलेशन किसे कहा जाता है, साथ में आपका टपल किसे कहा जाता है, डिग्री क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है, साथ में आपका कार्डिनलिटी किसे कहा जाता है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आपका ए बन के आता है कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपका रिलेशन किसे कहा जाता है। तो इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान समझिएगा। रिलेशन एक डाटा युक्त टेबल है जिसमें डाटा को रो या टपल्स तथा कॉलम या एट्रीब्यूट के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। यानी सिंपल भाषा में एक कहा जाए, रिलेशन आपका एक प्रकार का टेबल है जो कि रो तथा कॉलम के रूप में व्यवस्थित होता है। ऐसे टेबल को रिलेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपका टपल किसे कहा जाता है। तो टेबल या रिलेशन का जो रो होता है, रो को क्या कहा जाता है, टपल कहा जाता है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपका एट्रीब्यूट किसे कहा जाता है। बहुत ही ध्यान समझिएगा, जो भी आपका टेबल या रिलेशन होता है, टेबल या रिलेशन में जो आपका कॉलम होता है, कॉलम को ही एट्रीब्यूट कहा जाता है।
अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपका डिग्री किसे कहा जाता है। तो किसी भी टेबल में या रिलेशन में आपकी जो एट्रीब्यूट होती है, एट्रीब्यूट यानी कॉलम, तो एट्रीब्यूट या कॉलम की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, आपकी डिग्री कहलाती है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके कॉर्डिनलिटी के बारे में, यानी कॉर्डिनलिटी किसे कहा जाता है। तो किसी टेबल या रिलेशन में जो टपल होती है, टपल यानी जो रो होती है, टपल या रो की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, आपकी कॉर्डिनलिटी कहलाती है। तो इन सभी पॉइंट के बारे में चर्चा बहुत ही सरल भाषा में किया जा चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके फिर से इसको समझ लीजिएगा, ये आपके हर एक परीक्षा में काम आएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 11वां सवाल आपका लिखा गया है कि पीपीएफ का अर्थ है, यानी पीपीएफ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। पीपीएफ का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 12वां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा भाग प्रोटोकॉल का उदाहरण है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, यानी इनमें से आपके सभी जो एग्जाम्पल हैं आपके प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे आपका प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है, उसके बाद इन सभी के फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपका प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है। तो लिखा गया है कि नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संचार स्थापित करने तथा डाटा हस्तांतरण को सुविधाजनक करने के लिए बनाए गए नियम और प्रक्रियाओं का जो समूह होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। अब यहाँ पे जो आपके बाकी ऑप्शन दिए गए थे उन ऑप्शन के फुल फॉर्म के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपका टीसीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जबकि आपका जो आईपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर आपका टीसीपी और आईपी का मिला के फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो आपका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं एचटीटीपी के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो आपका लिखा गया है एफटीपी लिखा गया है। एफटीपी का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला आपका लिखा गया है आपका एसएम टीपी लिखा गया है। यहाँ पे आप टीपी कर लीजिएगा। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा, क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं करता है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा लेकिन आपके अगले वीडियो में। आप अभी के लिए इतना सारा पॉइंट आप ध्यान दीजिए, साथ में इन सभी फुल फॉर्म को भी आप ध्यान दीजिएगा। इससे बहुत बार सवाल आपके बन चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 13वां सवाल आपका लिखा गया है कि नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु या टर्मिनल जो नेटवर्क के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं क्या कहलाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो ऐसे आपका क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सर्वर किसे कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके नोड के बारे में। नोड के बारे में आपका पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु या टर्मिनल जो नेटवर्क के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं वो आपका क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपका ये लिखा गया है आपका जो प्रत्येक नोड होता है एक प्रेषक या प्राप्तकर्ता या दोनों की तरह कार्य कर सकता है। यानी सिंपल सा अगर मान लेते हैं कि आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क है, एक कंप्यूटर नेटवर्क से आपके बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे इस प्रकार आपके कनेक्ट हैं, तो आपके जो प्रत्येक कंप्यूटर होता है यही आपका क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। अब बात करते हैं कि सर्वर किसे कहा जाता है। तो लिखा गया है कि नेटवर्क की किसी एक नोड यानी किसी एक कंप्यूटर को संचार व्यवस्था बनाए रखने तथा साझा संसाधनों को उपयोग
को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसे सर्वर या सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है। अब ऐसे जिसमें आपको ये जो आपका चित्र है, इसमें मान लेते हैं आपका जो बीच वाला है कंप्यूटर नेटवर्क है। अब इसमें 5 कंप्यूटर आपके कनेक्ट हैं। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर है, प्रत्येक कंप्यूटर आपके नोड कहलाएंगे। अगर मान लेते हैं इस कंप्यूटर को सारे नेटवर्क की एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो इस कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा? सर्वर कंप्यूटर कहा जाएगा। तो इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 14वां सवाल आपका लिखा गया है, कंप्यूटर के संदर्भ में OSI का मतलब क्या है? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है आपका डी वाला हो जाता है। OSI का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो OSI आपका एक प्रकार का मॉडल लेयर है। इनके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा और ये कितने लेयर में होते हैं और इनके लेयर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा, लेकिन आपके नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं आपके अगले सवाल पे। 15वां सवाल आपका लिखा गया है कि रेडियो का प्रसारण निम्न में से किसका उदाहरण है? इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो रेडियो का प्रसारण आपका सिंप्लेक्स विधि का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे समझेंगे कि सिंप्लेक्स विधि होता क्या है, साथ में आपका अर्ध डुप्लेक्स विधि और पूर्ण डुप्लेक्स विधि भी किसे कहा जाता है, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। साथ में इनके एग्जाम्पल क्या क्या है उनके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान समझिएगा, बहुत ही सरल भाषा में इसे समझाने की कोशिश किया हूँ। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके सिंप्लेक्स विधि के बारे में। तो सिंप्लेक्स विधि में जो भी आपका डाटा व सूचना होता है वो एक ही दिशा में संचारण होता है, परंतु इसमें सूचना प्राप्त होना आपका सुनिश्चित नहीं होता है। यानी जो आपका सेंडर होता है वो मैसेज सेंड कर दे रहा है, लेकिन रिसीवर मैसेज को रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपके पास सुनिश्चित या कंफर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल में आपका दिया गया आपका रेडियो का प्रसारण। रेडियो का प्रसारण क्या होता है? अपने टाइम के हिसाब से मैसेज को सेंड कर देता है, यानी अपने सूचना को प्रसारण कर देता है। लेकिन जो आपका रिसीवर होता है या जो आपका लिसनर होता है वो सुन रहा है या मैसेज को रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपका कंफर्मेशन आपके सिंप्लेक्स विधि में नहीं होता है। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल आते हैं वो आपके सिंप्लेक्स विधि के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके अर्ध डुप्लेक्स विधि के बारे में। तो अर्ध डुप्लेक्स विधि में सूचनाओं का जो संचारण होता है दोनों दिशाओं में किया जा सकता है, लेकिन इसमें आपका एक कंडीशन है, इसमें एक बार में एक ही दिशा में सूचनाएं जा सकती हैं। अगर कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो उधर से कोई मैसेज सेंड नहीं कर सकता, केवल वो रिसीव कर सकता है। अगर कोई मैसेज रिसीव कर रहा है तो मैसेज को सेंड नहीं कर सकता, केवल रिसीव करेगा। तो यहाँ पे जैसे दिया गया आपका एग्जाम्पल में वॉकी टाकी। वॉकी टाकी आपने देखे होंगे, जो लोग यूज करते हैं, जब आप वॉकी टाकी से जब आपने सूचना रिसीव करते हैं उस समय आप मैसेज को सेंड नहीं कर सकते। जब आप वॉकी टाकी पे बोलते हैं तो उस समय आपको सुनाई नहीं देता है, सिर्फ आप मैसेज को सेंड करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका अर्ध डुप्लेक्स विधि का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके पूर्ण डुप्लेक्स विधि के बारे में। तो पूर्ण डुप्लेक्स विधि में जो आपका सूचना या डाटा होता है इसमें दोनों दिशाओं में एक साथ प्रेषित किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपके टेलीफोन हो गए, मोबाइल हो गए, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? आपके पूर्ण डुप्लेक्स विधि के एग्जाम्पल हैं। तो इन सभी के बारे में बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, साथ में इनके एग्जाम्पल को भी समझ लीजिएगा। इनसे आपके लास्ट ईयर में सवाल बन चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं कल के वीडियो में जो आपके सवाल पूछे थे उनके जवाब की तरफ। कल के वीडियो में आपका सवाल ये पूछा गया था कि एकल लेयर ब्लू रे डिस्क की क्षमता कितनी होती है? इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो एकल लेयर ब्लू रे डिस्क की क्षमता 25 GB होती है, लेकिन आपके 2 लेयर वाली ब्लू रे डिस्क की क्षमता 50 GB होती है। तो इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ।
आज का सवाल आपके लिए ये है कि सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। इनमें से आपका जो राइट आंसर होगा मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। साथ में जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम नेक्स्ट मंथ में आने वाला है उन लोगों के लिए नोट्स तैयार हो जा रहा है। जैसे जैसे आपके छोटे छोटे सिलेबस आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं वैसे वैसे आपके नोट्स को पब्लिश कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे नोट्स का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पे जाकर बिल्कुल फ्री में आप पढ़ सकते हैं। साथ में वहां पे जाकर मुझे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी अगली नोट्स पब्लिश किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।